हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। अब तक हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के चैप्टर का सॉल्यूशन जो है कुछ कर लिया है। आगे के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब 11th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखा कि हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। ये आपको कितने दिए गए हैं? 10 कन्वर्जन्स करने हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट भैया आपके पेपर में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। इस वजह से फोकस्ड रहें, ध्यान से सुनते रहें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है कि इथेनॉल से अगर आपको ब्यूट 1 आइन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। इथेनॉल तो हमें लिखना आता है, क्या होता है CH3 CH2OH। अगर हम इसकी रिएक्शन SOCl2 pyridine के साथ करवा दें तो OH की जगह पर क्या आ जाता है? क्लोरीन आ जाता है। तो इस तरीके से हमें क्लोरोईथेन मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर आपने डायरेक्टली रिएक्शन करना बता दिया, कुछ समझाया नहीं। देखो भैया, इथेनॉल में टोटल 2 कार्बन है और ब्यूट में जाओगे टोटल 4 कार्बन है। इसका साफ मतलब है कि हमें क्या करना है? 2 कार्बन ऐड करना है अपने रिएक्टेंट के अंदर। तो उसके लिए कुछ जुगाड़ भी लाना पड़ेगा। हम क्या करने वाले हैं, इथेनॉल से हम क्या करेंगे? एल्काइल हैलाइड पहले बना लेंगे। अब एल्काइल हैलाइड बन जाएगा तो किसी से इस पर अटैक करवा देंगे और हमारा क्या बन जाएगा? ब्यूट 1 आइन बन जाएगा। अब देखते हैं भैया किससे रिएक्शन करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने एसिटिलीन ले लिया और एसिटिलीन को किस में डाल दिया? सोडामाइड। सोडामाइड का मतलब होता है सोडियम विद एमाइड, तो हो गया NH2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव। इसको सोडामाइड बोलते हैं, ठीक है। अब सोडामाइड की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं? एसिटिलीन के साथ करवाते हैं। एसिटिलीन के साथ हम करवाएंगे कैसे? देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर H है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। हमने क्या बोला था? NH2 नेगेटिव होता, तो ये NH2 नेगेटिव कहाँ जाता है? इस H प्लस के पास। यहाँ से H प्लस चला जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखना पड़ेगा? कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पर बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव प्लस NH3 गैस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर NH3 गैस बन रही है और ये वाला नेगेटिव पार्ट बन जाएगा। तो देखिए वही वाला हमने नेगेटिव पार्ट लिख रखा है। अब इसको काउंटर करने के लिए कौन आएगा? Na प्लस आएगा। जब आप यहाँ से NH2 नेगेटिव ले जाओगे तो भैया Na प्लस तो रहेगा ना, वही वाला Na प्लस जाकर के इस नेगेटिव पार्ट से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से सोडियम एसिटिलाइड बन जाएगा। अब जो ये प्रोडक्ट बनाया और ये वाला बनाया, इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ गठबंधन करवा देंगे। अगर ये दोनों मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए हमने क्या बोला हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भग जाएंगे क्लोरीन के ऊपर। तो अब देखते हैं क्या होगा। देखो भाई यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2 और उस पर क्या आ जाएगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन, यही तो बनेगा। अरे भाई जब आपने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कनेक्ट कर दिया तो यही तो बनेगा। और ये है क्या? ब्यूट 1 आइन। तो ध्यान रखना, अगर आपको एल्कोहल दिया जाए तो पहले आप क्या करिए? एल्काइल हैलाइड बनाइए। एल्काइल हैलाइड बन गया, इसमें 2 कार्बन, तो बाकी 2 कार्बन कहाँ से लाएंगे? जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि हमें क्या बनाना है? प्रोडक्ट में ट्रिपल बॉन्ड लाना है। इस वजह से हमने ट्रिपल बॉन्ड वाला एक रिएक्टेंट उठा लिया और रिएक्शन करवा दिया, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। सेकंड पार्ट देखते हैं, जहाँ पर लिखा है कि ईथेन से आप ब्रोमो ईथीन कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ईथीन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में और डबल बॉन्ड लाना है, लेकिन यहाँ पर ईथेन में क्या होगा? कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा। तो हमें काम क्या करना है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड भी बनाना है और यहाँ पर ब्रोमीन भी लगाना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हमने इथेन ले रखा है, इथेन की रिएक्शन करवा दी ब्रोमीन विद HNU, मतलब हमने क्या करा दिया? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई किया। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह पे ब्रोमीन लगा देना है। क्या बन जाएगा भैया? इथेन से ब्रोमो इथेन बन जाएगा। और यहाँ का एक हाइड्रोजन जो हटेगा और यहाँ का जो Br हटेगा, वो दोनों एक दूसरे के साथ गठबंधन करके क्या बना देंगे? HBr बना देंगे। लेकिन हमें फोकस्ड कहाँ पे रखना है? अपने मेन प्रोडक्ट पर। यहाँ पर ब्रोमो इथेन बन चुका। अगर इसकी रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH के साथ करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इसका मतलब हम क्या करा दें? इलिमिनेशन की रिएक्शन करवा दें। इलिमिनेशन किसका करवाना है? यहाँ पर H और Br का यहाँ पे एलिमिनेशन करवाना है। तो देखो भैया, इस कार्बन पे तो ब्रोमीन लगा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन हमें इस कार्बन का हटाना होगा। तो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का ब्रोमीन अगर हटाया जाएगा तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो इन चीज़ों को आप याद रखिए कि एल्कोहलिक KOH विद हीट क्या करता है? एलिमिनेशन करता है। किसका एलिमिनेशन करता है? HBr का यहाँ पर एलिमिनेशन करता है। यहाँ पर हमारे पास ईथीन बन चुका है। अब ईथीन से हम ब्रोमो ईथीन तक कैसे जाएंगे वो चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पर अगर इस ईथीन की रिएक्शन ब्रोमीन CCl4 के साथ करवा दी जाए तो आपको यहाँ का पाई बॉन्ड हटा देना है, उसकी जगह पर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं और दोनों सिग्मा बॉन्ड पर एक एक ब्रोमीन ला करके लगा देना है। तो यही यहाँ पर किया गया है। तो देखिए क्या बन जाएगा? Br CH2 CH2 Br। अब अगर हम यहाँ पर एल्कोहलिक KOH हीट यूज कर दें तो ये क्या करेगा? यहाँ पर HBr का एलिमिनेशन करेगा। तो यहाँ से मान लो इस कार्बन का हमने H हटा दिया और इस कार्बन का हमने Br हटा दिया, तो ये दोनों को हटाने के बाद दोनों कार्बन पर एक एक वैलेंसी खाली होगी, वो दोनों मिलके क्या बना देंगे? एक पाई बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरीके से हमें इससे जो है ब्रोमो इथेन मिल जाता है। तो फाइनली देखिए हमने किया क्या? इथेन से हमने क्या बना दिया? ब्रोमो इथीन बना दिया।
अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जहाँ पर लिखा है कि प्रोपीन से हम 1 नाइट्रोप्रोपेन कैसे बनाएंगे। देखो भैया यहाँ पे डबल बॉन्ड है और आगे चल के ये एल्केन के फॉर्म में आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रोपीन ले रखा है, अगर प्रोपीन की रिएक्शन हम करवा दें HBr के साथ और परऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, परऑक्साइड इफेक्ट के अंदर रिएक्शन हो रही है, मतलब खरास इफेक्ट के अंदर रिएक्शन हो रही है। और खरास इफेक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करता है। क्या करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करता है। अगर ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करेगा तो हाइड्रोजन उस जगह पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम हैं, और ब्रोमीन उस जगह पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा हैं, तभी वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना पाएगा। तो इस तरीके से हमारा ब्रोमीन जो है इस वाले कार्बन पर आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। अगर अब इस 1 ब्रोमोप्रोपेन की रिएक्शन हम AgNO2 के साथ करवा दें तो देखिए AgNO2 में क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो अटैक करता है कार्बन के ऊपर, तब जाकर के इन दोनों का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पर आ जाता है। तो इस तरीके से हमें मिलता है CH3 CH2 CH2 NO2, और यहाँ से क्या निकलता है, ब्रोमीन नेगेटिव निकलता है, वो जुड़ जाता है Ag+ के साथ, तो हमें AgBr का क्या मिल जाएगा, यहाँ पर प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। फोर्थ पर डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि लिखा है कि टॉलुइन से हमें बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। टॉलुइन होता क्या है, बेंजीन पर जब आप CH3 लगा देते हो तो सिस्टम को क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। अगर टॉलुइन की रिएक्शन हमने Cl2HNU के साथ करवा दिया या Cl2 हीट के साथ करवा दिया तो यहाँ का एक हाइड्रोजन हट जाएगा, उस हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें बेंजाइल क्लोराइड मिल जाता है। और बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर एक्वस KOH के साथ की जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। कैसे हुआ देख लीजिए, एक्वस KOH कहने का मतलब है कि KOH आपका टूटा होगा तो K+OH नेगेटिव होगा, तो ये OH नेगेटिव जाकर के CH2 पर अटैक करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे क्लोरीन के ऊपर। तो इस तरीके से क्या मिलेगा, क्लोराइड आयन एंड K+ मिल जाएगा, और इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो इस मेथड से हम टॉलुइन से क्या बना सकते हैं, बेंजाइल अल्कोहल बना सकते हैं। बेंजाइल शब्द कब लगाते हैं, जब बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अल्कोहलिक ग्रुप का है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है कि आप प्रोपीन से प्रोपाइन कैसे बनाएंगे। जब प्रोपीन से प्रोपाइन बनाने की बात की जाए तो ये देखिए भैया क्या लिखा है, प्रोपीन लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन CCl4 के साथ करवा दें तो यहाँ का पाई बॉन्ड हटा के हमें दोनों कार्बन पर क्या लगाना पड़ेगा, ब्रोमीन लगाना पड़ेगा। इसमें अगर हम सोडामाइड से रिएक्शन करवा दें तो यहाँ से 2 HBr गायब हो जाएंगे। यहाँ पर हम एल्कोहलिक KOH नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना, एल्कोहलिक KOH सिर्फ एक बार HBr को हटा सकता है, लेकिन सोडामाइड जो है 2 बार HBr हटा सकता है। सोडामाइड कैसे 2 बार HBr हटाएगा वो देख लेते हैं। इस कार्बन पे जो ये वाला हाइड्रोजन है और ये वाला ब्रोमीन, इस वाले कार्बन का अगर हम हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक पाई बॉन्ड मिलेगा। दूसरी बार ये वाला H और ये वाला Br हम क्या करेंगे, हटा देंगे तो हमें एक दूसरा पाई बॉन्ड मिल जाएगा। एक पहले से था और एक और आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये H और ये वाला Br और Br हट जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने शुरुआत प्रोपीन से किया और बना क्या दिया, प्रोपाइन बना दिया। याद रखना है सिर्फ एक लाइन यहाँ पर कि सोडामाइड ही ये रिएक्शन करवा सकता है, ये रिएक्शन अल्कोहलिक KOH नहीं करा सकता, क्योंकि अल्कोहलिक KOH सिर्फ डबल बॉन्ड बना सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। सिक्स्थ देखते हैं, जहाँ पर लिखा है कि आपको इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाना है। इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाना है तो पहले आप क्या करिए, या तो इसको क्लोराइड बना दीजिए या तो इसको ब्रोमाइड बना दीजिए। क्लोराइड बनाने का एक तरीका हमें पता होता है, SOCl2 विद pyridine, वो क्या करता है, OH को हटाता है, उसकी जगह पे क्लोरीन लेकर के आ जाता है। अब अगर क्लोराइड से हमें क्या बनाना पड़े, फ्लोराइड बनाना पड़े, उस समय हम लगाते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन को, क्योंकि स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है, एक हैलोजन एक्सचेंज है। वो क्या करेगा, क्लोरीन को हटा करके उसकी जगह पे फ्लोरीन लगा देगा। अब फ्लोरीन लगाने के लिए हमें एक फ्लोरीन देने वाला कोई रिएजेंट चाहिए, तो यहाँ पर हम AgF भी यूज कर सकते हैं विद वाटर, या Hg2F2 यूज कर सकते हैं विद वाटर। तो इस तरीके से इस मॉलिक्यूल से यहाँ तक हम कैसे पहुँच जाएंगे, AgF की रिएक्शन करवा करके या Hg2F2 करवा करके हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि जो हमारा ये रिएजेंट है ये हमें F नेगेटिव प्रोवाइड करेगा और ये F नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कूद जाएंगे किसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर, और ये क्लोरीन जाकर के गठबंधन कर लेगा Hg के साथ और वो प्रेसिपिटेट डाउन हो जाएगा। अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th में लिखा है कि आपको ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन बनाना है। ब्रोमोमीथेन का मतलब क्या है कि एक कार्बन उस पर ब्रोमीन लगा दिया जाए, तो यहाँ पर CH3Br हमारा रिएक्टेंट, अगर इसकी रिएक्शन KCN के साथ करवाया जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा, K+N C ट्रिपल बॉन्ड N पर नेगेटिव मिलेगा। तो कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन पे जाके अटैक करेगा,
तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके ब्रोमीन के ऊपर चले जाएंगे। अगर ब्रोमीन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, ब्रोमाइड आयन निकलेगा। और यहाँ से पहले क्या प्रेजेंट था, K प्लस, तो यहाँ से KBr अलग हो जाएगा। और देखिए हमने क्या क्या कि Cn को ले जाकर के इससे जोड़ दिया इतने पार्ट से। तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, CH3Cn मिल रहा होगा। एक बात ध्यान देना, यहाँ पर मीथेन लिखा है और यहाँ पे प्रोपेन, मतलब यहाँ पे एक ही कार्बन और यहाँ पर दो कार्बन है। इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन तो हमने बढ़ा दिया ये Cn ला करके, एक कार्बन हमें और बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम प्रोपेनोन की तरफ पहुंच सकें। तो उसके लिए हम यूज करते हैं CH3MgBr, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है। तो देखो भैया CH3MgBr जब टूटता है तो कैसे बनाता है, CH3 नेगेटिव Mg पॉजिटिव विद Br। अब सवाल आता है भैया रिएक्शन कैसे करवाओगे, रिएक्शन यहाँ पे कैसी हो रही होगी। तो देखो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो क्या आप इस नेगेटिव चार्ज को इस नाइट्रोजन पे अटैक कराएंगे, जवाब है नहीं। कहाँ कराएंगे उसको हम कैसे पता करते हैं वो चीज़ मैं समझाने चल रहा हूँ। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है हमारा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, डेल नेगेटिव। और कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव। अगर कार्बन पर डेल पॉजिटिव है और CH3 के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा। और जैसे ही कार्बन पर अटैक करेगा तुरंत ही कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो ये दो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं इनमें से एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और उनका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या जुड़ा रहेगा, CH3 जुड़ा रहेगा। यही चीज देखिए हमने किया हुआ है, CH3 पहले से प्रेजेंट है, ला करके हमने CH3 जोड़ दिया एक कार्बन पर। उसके बाद क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि तीसरा बॉन्ड तो जो था उसको उठा करके हमने नाइट्रोजन पर रख दिया। अगर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएंगे। अब इस नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज, जो कि क्या है, मैग्नीशियम पॉजिटिव एंड Br। तो इस तरीके से इससे हमें ये मिल जाता है। अगर इसकी रिएक्शन हम पानी के साथ करा दें तो देखिए क्या करना है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लिखा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों बॉन्ड तोड़ देना है। दोनों बॉन्ड तोड़ने के बाद आपको नाइट्रोजन के साइड में H+ 2 बार लिखना है और कार्बन के साइड में 2 बार OH नेगेटिव लिखना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ मैं समझाऊंगा। 2 OH नेगेटिव हमने कार्बन के साइड लिखा और नाइट्रोजन के साइड हमने 2 H+ लिखा। H+ इस वजह से लिखा क्योंकि नाइट्रोजन पर तो नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज किसको पसंद करेगा, H+ को पसंद करेगा। और कार्बन पर पहले से डेल प्लस चलता आ रहा है, इस वजह से वो नेगेटिव चार्ज लेगा, मतलब OH नेगेटिव लेगा। अगर ध्यान देना इस बात को, अगर इस कार्बन पर 2 OH ग्रुप आएंगे तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी, क्योंकि हमने क्या बोला था, यहाँ पर क्या लिख दो, 2 OH ग्रुप लगा दो, तो इस तरीके से उसकी शक्ल बनेगी। अब इस शक्ल से तुरंत ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें, क्योंकि एक कार्बन पर कभी भी 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते। तो ये वाला OH और यहाँ का H हट जाता है और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा एसीटोन। आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि देखो भाई यहाँ पे क्या करो, बॉन्ड को कट करो, इस साइड में क्या लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो। तो इस तरीके से हमने ब्रोमोमीथेन से क्या बना दिया, प्रोपेनोन बना दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि हमारे पास ब्यूट 1 है, उससे आप ब्यूट 2 बना दीजिए। यहाँ पर हमने ब्यूट 1 लिख दिया है, नंबरिंग करें तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 4 है, इस वजह से ब्यूट लिख दिया गया। 1 हमें दिख रहा है क्योंकि 1 पर क्या है, हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है। अगर ब्यूट 1 की रिएक्शन हम HBr के साथ करवाएंगे तो देखो भैया HBr का एडिशन कैसे करवाया जाता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन के थ्रू करवाया जाता है। तो हमें यहाँ पर मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तो हमें H+ कहाँ लगाना होता है, जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है। तो इस वजह से इस कार्बन पर हमें हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा और इस वाले कार्बन पर हमें ब्रोमीन लगाना पड़ेगा। जब हमारा ये प्रोडक्ट बन जाए तो हम उसके अंदर अल्कोहलिक KOH डालते हैं और उसको थोड़ा सा हीट करवा देते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ पर एलिमिनेशन का प्रोसेस कराना पड़ेगा। एलिमिनेशन का प्रोसेस करवाने के लिए अब की बार हम उस तरफ जाएंगे जहाँ पर हमें स्टेबल एल्कीन मिले। तो देखो भैया ये वाला जो हाइड्रोजन है, अगर हम ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पर ले आए तो यहाँ से ब्रोमीन हट जाएगा और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3 मिल जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर इसको भी तो हटा सकते थे। हाँ, हटा तो सकते थे, लेकिन यहाँ से जो एल्कीन बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट देगा, जबकि ये वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो एल्कीन बन रहा है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, जबकि यहाँ वाला जो एल्कीन बनता है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो इस तरीके से हमें ब्यूट 1 से ब्यूट 2 मिल जाता है। 9th वाला देख लेते हैं, जहाँ पे लिखा है कि 1 क्लोरोब्यूटेन से हमें N ऑक्टेन बनाना है, मतलब कि जस्ट डबल नंबर के हमें यहाँ पर कार्बन लाने, और इसके लाने का एक ही तरीका हमने पढ़ा है, वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें वुड्स रिएक्शन कराना है और वहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ता है, सोडियम विद ड्राई ईथर, और सामने हमने ये क्या लिख रखा है, 1 क्लोरोब्यूटेन। अगर 1 क्लोरोब्यूटेन के साथ इस तरीके से सोडियम लिखा जाएगा तो 2 क्लोरोब्यूटेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। देखिए जैसे ये 4 कार्बन यहाँ पे बना लीजिए, उसी तरीके से 4 कार्बन यहाँ पे, और इन दोनों को क्या करिए, कनेक्ट कर दीजिए, तो हमें यही मिल जाएगा।
और 2 क्लोरीन और 2 सोडियम निकल करके क्या बना देंगे, 2 टाइम NaCl बना देंगे। तो इस तरीके से हमें 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में लिखा कि बेंजीन से आपको डाइफेनाइल बनाना, मतलब बेंजीन को जोड़ देना है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे भी वही वुड्स रिएक्शन दिखेगा हमें, लेकिन यहाँ पर जो वुड्स रिएक्शन करवाया जाता है उसको वुड्स फिटिग रिएक्शन बोलते हैं। चलिए उसको हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट में हमें पहले क्या दिया गया है, बेंजीन। अगर बेंजीन पर हमें ब्रोमीन लगाना हो तो हम क्या करेंगे, FeBr3 विद Br2 रिएक्शन करवाएंगे। ये कौन सी रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसके अंदर हम बेंजीन का हाइड्रोजन हटाते हैं और उसकी जगह पर ब्रोमीन ला देते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बेंजीन से एक ब्रोमो बेंजीन मिल जाएगा। अगर हमारे पास ब्रोमो बेंजीन प्रेजेंट है तो उस पर हम वुड्स फिटिग रिएक्शन करवाएंगे और 2 बेंजीन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से Br और यहाँ का सोडियम निकल के बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हमें 2 बेंजीन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड मिल जाएंगे और इसी को हम डाइफेनाइल बोलते हैं। चलिए अब 12th क्वेश्चन देख लेते हैं, जहां पर लिखा है कि एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो पहले क्लोरोबेंजीन क्या होता है भैया वो समझो। बेंजीन पर अगर क्लोरीन लगा दिया जाए तो उसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का मतलब होता है कि आपको एक साइक्लोहेक्सेन बनाना है, उस पर एक क्लोरीन बना देना है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कम होता है जबकि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। डाइपोल मोमेंट म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू लेंथ। इसको हम लेंथ के फैक्टर से सॉल्व करते हैं। देखो भैया जो यहाँ पे कार्बन और ये क्लोरीन है, इनके बीच की जो ये वाली लेंथ होती है L1 मान लो, तो ये वाला कार्बन से ये क्लोरीन की जो लेंथ होती है मान लो L2 है, तो यहाँ पर L1 बड़ा होता है विद रिस्पेक्ट टू L2। अब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि L1 क्यों बड़ा है L2 से। यहाँ पर देखिए इस क्लोरीन पर आपको लोन पेयर नजर आ रहा होगा। ये लोन पेयर जो है इस वाले डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, इस वजह से ये यहाँ पर रेजोनेंस करेंगे। अगर ये यहाँ पर रेजोनेंस करेंगे तो इस क्लोरीन और कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड दिखेगा और हमें पता होता है कि जो हमारा डबल बॉन्ड होता है वो छोटा होता है विद रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड के। इस वजह से ये वाली लेंथ बड़ी आएगी जबकि ये वाली लेंथ क्या आएगी, छोटी आएगी। अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू L2 के तो यहाँ पर हमारा डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा आएगा विद रिस्पेक्ट टू μ2 के, मतलब डाइपोल मोमेंट नंबर 2 के। यहाँ पर मैं μ2 रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ इसके डाइपोल मोमेंट से और यहाँ μ1 की बात कर रहा हूँ इस साइक्लोहेक्साइल वाले के डाइपोल मोमेंट से। तो यहाँ पर क्योंकि लेंथ L1 बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू L2, तो सिमिलरली हमें क्या मिल जाएगा, μ1 बड़ा मिल जाएगा μ2 से। इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट कम आएगा। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको आप बाद में पढ़ पाएँ। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर लिखा कि एल्काइल हैलाइड जो है पोलर है, इसके बावजूद वो वाटर में इमिसिबल है। तो आखिरकार वो वाटर में डिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा है जबकि ये पोलर चीज़ है, क्योंकि वाटर भी हमारा पोलर है। देखो हमारा ये एल्काइल हैलाइड लिखा गया है RX, R पर कौन सा चार्ज रहेगा, डेल प्लस चार्ज रहेगा, और X पर कौन सा चार्ज रहेगा, डेल नेगेटिव। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि X जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे मान लो दूसरा वाला मॉलिक्यूल नीचे लिखा गया है तो इसका डेल नेगेटिव इस डेल प्लस के साथ इंटरेक्ट होता है, इस वजह से एक RX जो है दूसरे RX से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पर कनेक्टेड रहता है का मतलब है कि वो अट्रैक्शन फोर्स फील करता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। ये भी एक डाइपोल है और ये भी एक डाइपोल है, इस वजह से यहाँ पर बोला जाएगा कि इन दोनों के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। डाइपोल तो समझ ही गए होंगे क्यों, डाई मतलब दो एंड पोल का मतलब समझ रहे होंगे कि एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव। इस वजह से बोला जा रहा है कि भैया यहाँ पे एक डाइपोल है और यहाँ पर भी एक डाइपोल है, एक दूसरे से ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। अब बात करते हैं भैया वाटर की। वाटर एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ता है, इसको हमने अलग अलग पढ़ लिया। अब हमें ये समझना है कि अगर मैं इसको इसमें मिला दूं तो आखिरकार ये इसमें मिक्स क्यों नहीं होता। यहाँ पर देखो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से पहले से इंटरेक्ट है, सेम कहानी यहाँ पर भी है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट अपने ही मॉलिक्यूल से, अगर ये अपने में ही बिजी हैं तो वो दूसरे से इंटरेक्ट ही क्यों होना चाहेंगे, नहीं होना चाहेंगे। इस वजह से ये वाला वाटर और ये जो है हमारा दोनों एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाता। अगर मिल नहीं पाता तो वो इमिसिबल बोला जाएगा। इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि देखो भैया अगर इनके घर में मोहब्बत अच्छी चल रही है तो वो पड़ोसी के साथ इस क्यों लड़ाएंगे, नहीं लड़ाएंगे। और इसी वजह से वाटर के अंदर हमारा एल्काइल हैलाइड जो है इमिसिबल होता है। थर्ड दिया हुआ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, मतलब जहां पर पानी ना हो उस कंडीशन में हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाना चाहिए।
ऐसा क्यों होता है, उस सवाल का जवाब देखिए यहाँ पर लिखा गया है। लिखा गया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर वेरी रिएक्टिव, दे रिएक्ट विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द apparatus टू फॉर्म द एल्केन्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आप RMgX कहीं पर बना रहे हो तो वहाँ पर R नेगेटिव प्रेजेंट रहेगा और मैग्नीशियम पॉजिटिव के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। और जो ये हमारा R नेगेटिव होता है ये पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे शानदार बेस है। इस वजह से इसके सामने अगर वाटर भी आ जाए तो वाटर से वो H+ अपने आप खींच लेता है। अगर H+ खींचेगा तो देखो क्या बनेगा, R और H कनेक्ट हो जाएगा। अगर R कोई एल्काइल ग्रुप है उसके साथ H जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो याद रखिएगा इस वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कभी भी पानी जैसा कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए। इस वजह से जब कभी भी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराई जाए उस समय पानी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो पानी देखते ही वो उस पर वो उछल कूद मचा देगा और वहाँ पर एल्केन बन जाएगा। हम एक्चुअली बनाना कुछ और चाह रहे होते हैं लेकिन बन एल्केन रहा है, इस वजह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कभी भी पानी लेकर नहीं चलेंगे, वहाँ पर हम एनहाइड्रस कंडीशन ही लेंगे। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पर लिखा है कि गिव द यूजेज ऑफ फ्रेऑन 12 DDT एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आइडोफॉर्म। इसको समझा के पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, ये रटने की कहानी है। ये आपके NCERT में खूबसूरती से मेंशन किया गया है, आप वहीं से उठा लें। अगर आप यहाँ के खूबसूरत सा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए, आपको मिल जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो शायद आपने यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया, अब यहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आप इसको पढ़ लेना। अब लौटते हैं 14th क्वेश्चन पे जहां लिखा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पर टोटल आपको 8 ऑर्गेनिक की रिएक्शन दी जा रही हैं, उनके बस आपको मेजर प्रोडक्ट कमेंट करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनके सॉल्यूशन को। देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट लिखा गया है 1 क्लोरोप्रोपेन, उसकी रिएक्शन करा दी गई NaI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन और NaI देख करके याद हो जाना चाहिए कि यहाँ पर फिंकलस्टीन रिएक्शन करवानी है और फिंकलस्टीन में हम क्या करेंगे, Na+ बनाएंगे, I नेगेटिव को ले जाके इस कार्बन पे अटैक कराएंगे और यहाँ से क्लोरीन गायब कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन से क्या कनेक्ट हो जाएगा, आयोडीन कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से जो क्लोराइड आयन निकलता है वो सोडियम प्लस के साथ गठबंधन करके NaCl बना लेगा और वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बीकर में नीचे की तरफ दिखेगा। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जहां पर लिखा गया है कि एक कार्बन पर 3 CH3 ग्रुप हैं और उस पर एक ब्रोमीन लगा हुआ, उसके सामने KOH लिखा गया है और उसको लिया गया है इथेनॉल में और हीट कर दिया जा रहा है। तो देखो भैया अगर KOH इथेनॉल में प्रेजेंट है मतलब एल्कोहलिक KOH का सोल्यूशन है, क्योंकि ये क्या है, एक एल्कोहल है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, एल्कोहलिक KOH। और एल्कोहलिक KOH के साथ अगर हीट दिखे तो उस समय हमें एलिमिनेशन की रिएक्शन करवानी होती है। अगर एलिमिनेशन करवाना तो किसका कराएंगे, H और ब्रोमीन का कराएंगे। अब अगर यहाँ से H हटा दो, यहाँ से ब्रोमीन हटा दो तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसीज खाली हो जाएंगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा, वही हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरीके से इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, एक एल्कीन मिल जाएगा। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में आपको ये जो है रिएक्टेंट दिया गया जिस पर रिएक्शन करवाई जा रही है NaOH विद वाटर। जब कभी भी एक्वस NaOH दिया जाए तो वहाँ पर OH नेगेटिव क्या करता है, अटैक करता है। जब इस पर अटैक मारेगा तो ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो उठ करके ब्रोमीन पर चला जाएगा, तो यहाँ से ब्रोमाइड आयन निकल जाएगा और इसके पीछे क्या आके लग गया, OH आके लग गया। तो देखिए यहाँ पर OH आ जाएगा और ब्रोमाइड निकला है तो वो किसके साथ जुड़ जाएगा भैया, Na+ के साथ, इनका गठबंधन हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। फोर्थ रिएक्शन में दिया गया है कि यहाँ पर CH3 CH2 भी आ रहा है। अगर इसकी रिएक्शन KCN के साथ करवाएं इन एक्वस इथेनॉल तो देखो हमें क्या कराना, C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव ऐसे लिखा जाता है। कार्बन का नेगेटिव चार्ज इस CH2 पर अटैक करता है और इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन उठ करके ब्रोमीन के ऊपर आ जाता है। अगर ब्रोमीन के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्रोमाइड आयन आएगा और यहाँ से K+, तो ये दोनों मिल करके KBr बन जाएंगे और ये CN जा करके इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर आप हर बार ये ब्रोमीन के बगल वाले पर क्यों अटैक करवा देते हो। देखो भैया ये CH2 है और यहाँ पर ब्रोमीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खींचेगा तो ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। अगर ये डेल पॉजिटिव होगा तभी तो उसकी तरफ CN नेगेटिव जाकर के अटैक करना चाहेगा। बोलो करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा, करना चाहेगा ना भाई, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव है। इस वजह से यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगी और हमें यहाँ पर प्रोपेन नाइट्राइल मिल जाता है। फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं जहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर सोडियम फेनॉक्साइड, देखिए क्या होता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, ये देखिए क्या है, सोडियम, और इसको फेनॉक्साइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो फेनाइल है और इस पर ऑक्सीजन है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, फेनॉक्साइड। तो टोटल बन जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, इथाइल क्लोराइड के साथ। अगर इथाइल क्लोराइड के साथ करवाओगे तो ये O नेगेटिव क्या करेगा, ये कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से क्लोरीन निकल के बाहर आ जाएगा, तो ये क्लोरीन और ये Na+ मिल करके NaCl बना देगा। देखो भाई इसको C2H5 को थोड़ा ओपन करके लिखो, कैसे लिखोगे, CH3 CH2, यहाँ पर क्या लिखोगे, Cl लिखोगे। तो यहाँ पर
क्या आएगा, डेल प्लस, यहाँ पे डेल नेगेटिव, तो ये ओ नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस डेल पॉजिटिव पर अटैक करेगा और क्लोरीन निकल के बाहर आ जाएगा। अगर क्लोरीन क्लोराइड आयन के फॉर्म में आएगा और पहले से Na प्लस है, गठबंधन करके वो क्या बना देंगे, NaCl, और हमारा ये पार्ट इस पार्ट के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेनेटॉल बोलते हैं। याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन का लिंक बना रहे हैं, ईथर का लिंक बना रहे हैं, इस वजह से इसको हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ पर प्रोपेन 1 ऑल दिया है, मतलब 3 कार्बन और 1 कार्बन पर OH लगा दिया गया। सामने लिखा जा रहा है इसके रिएक्शन कराओ SOCl2 के साथ। SOCl2 करता क्या है, OH को हटाता है, उसकी जगह पे क्लोरीन ला देता है। तो देखो भैया हमने यहाँ पे क्लोरीन ला दिया, और जो हमारा SOCl2 होता है उसमें एक क्लोरीन तो चला गया इसको रिप्लेस करने के चक्कर में, तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक H एक OH और पहले से क्या प्रेजेंट है, SOCl। तो देखिएगा क्या क्या गठबंधन होगा, तो यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन के साथ ये वाला ऑक्सीजन ला देंगे और ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ, तो इस तरीके से यहाँ पर HCl मिल जाएगा और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 गैस मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, देखो HCl गैस मिल रहा है और SO2 गैस मिल रहा है। 7th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसकी रिएक्शन HBr परऑक्साइड के साथ कराया जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट है, और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कराते हैं। तो यहाँ पर हमें एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाना है, और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाते वक्त हमें हाइड्रोजन वहाँ लेके जाना है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन के नंबर कम है। देखो भाई इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन जबकि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हम कहाँ लगा देंगे, उस कार्बन पर लगा देंगे जिस पर कम हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, और ब्रोमीन को हम कहां लगाएंगे, जहां पर हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा थे। तो यहां पर हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। 8th क्वेश्चन में लिखा गया है कि भैया यहां पे कार्बन है, इस पर 2 CH3, इस कार्बन पर भी 2 CH3, अगर इसकी रिएक्शन HBr के साथ करा दी जाए, सिंपल सी बात करनी है, ये वाले पाई बॉन्ड को आपको हटाना है, हटाने के बाद एक एक वैलेंसी खाली करनी है, एक पर H और दूसरे पर क्या करना है, ब्रोमीन लगा देना है। 15th क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे मैकेनिज्म लिखना है। प्रोडक्ट आपको दिया गया है, रिएक्टेंट दिया गया है और आपको रिएजेंट दिया गया है, आपको क्या बनाना है यहाँ पर, मैकेनिज्म। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, NBUBr लिखा है। अब भाई ये BUBr का मतलब क्या होता है, N ब्यूटेन टाइप लिखा, मतलब N ब्यूटाइल है, उस पर ब्रोमीन लगा दिया गया है। तो देखो भाई 1 2 3 4 कार्बन की एक चेन है, उस पर ब्रोमीन लगा दिया गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, N ब्यूटाइल ब्रोमीन बोलते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन केसीएन के साथ करवा रहे हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव निकलेगा, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ब्रोमीन के ऊपर। तो यहाँ से देखो क्या होगा, एक कार्बन जाकर के इस कार्बन से कनेक्ट होगा, तो इस तरीके से हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। और यहाँ से क्या निकला, ब्रोमीन नेगेटिव निकला और यहाँ से K+ बचा हुआ था, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ करके KBr बना देंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल सा SN2 रिएक्शन करवाया गया है जिसमें आपका न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जाके अटैक करता है और लिविंग ग्रुप को वहां से भगा देता है। अब हम 16th क्वेश्चन देख लेते हैं, जहां पर लिखा है कि अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला लिखा गया है कि 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन, फिर लिखा गया कि 1 ब्रोमो पेंटेन 2 ब्रोमो पेंटेन। इन तीनों में आपको बताना है कि SN2 रिएक्शन करते वक्त किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। देखो भैया SN2 रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत कम चाहिए उस कार्बन पर जिस पर हमें अटैक करवाना है। अब पेपर में क्या लिखोगे कि द SN2 रिएक्शंस रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़, क्राउडिंग। मोर द स्टेरिक हिंड्रेंस स्लोअर द रिएक्शन, दस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी 1 डिग्री, ज्यादा अच्छा करेगा विद रिस्पेक्ट टू 2, विद रिस्पेक्ट टू 3। अब यहाँ पर जो ये लिखा गया है कि 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन, पहले वो बना करके देखिए भैया, हमें ब्यूटेन बनाना मतलब 4 कार्बन बनाना है। 4 कार्बन में से जो दूसरे नंबर पर कार्बन है उस दूसरे नंबर के कार्बन पर एक ब्रोमीन लगा दीजिए, चलिए लगा दिया, उसी पर आप क्या लगाइए, मिथाइल लगा दीजिए। तो इस तरीके से हमें ये मिल जाता है। अगर हम 1 ब्रोमो पेंटेन की बात करें तो हमारे पास ये पेंटेन है, देखिए 5 कार्बन की एक चेन है, उसके पहले कार्बन पर ब्रोमीन लगा दिया गया है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो पेंटेन बोलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है 2 ब्रोमो पेंटेन। 2 ब्रोमो पेंटेन का मतलब हुआ कि आपको पेंटेन बनाना है और दूसरे नंबर के कार्बन पर आपको ब्रोमीन लगा देना है। अब देखो भैया हमें यहाँ पे डिग्री पता करनी है, तो यहाँ पर इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े, 1 2 3, इस वजह से इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री होगी। यहाँ पर इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि इसके बगल में सिर्फ एक कार्बन है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला कार्बन कैसा है, 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इससे 2 कार्बन कनेक्टेड हैं।
अब हमें पता चल गया कि भैया ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो हम उसको लगा देंगे सीक्वेंस में कि देखो भाई ये वाला 1 डिग्री आगे होगा, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा। 1 डिग्री कौन? बी, 2 डिग्री कौन? सी, और ए क्या है हमारा? 3 डिग्री, इस वजह से ये लास्ट में आएगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में कौन आएगा आगे? बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। सेकंड वाले में ये नाम दिए गए हैं, यहाँ पर भी 3 नाम दिए गए हैं, तो आपको पहले तीनों के स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। आई होप इतना चीज़ अब आपको आती होगी, क्योंकि मैंने IUPAC बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस नाम से आपने स्ट्रक्चर बना लिए होंगे। तो सेकंड वाले में आपने ये स्ट्रक्चर बना लिए होंगे A B C। ए में देखिए इस कार्बन की डिग्री बताइए कितना आएगा? 1 डिग्री आएगा। क्यों 1 डिग्री? क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़े हैं, जबकि इस बी वाले कार्बन पे देखिए यहाँ पर 3 कार्बन जुड़े हैं, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे कि ये 3 डिग्री कार्बन है। सी वाले की बात करें तो इस कार्बन पे 2 कार्बन लगे हुए हैं, इस वजह से इसको 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। अब यहाँ पर SN2 के ऑर्डर में सबसे आगे कौन आएगा? ये 1 डिग्री कार्बन आएगा, फिर कौन आएगा? ये आएगा, फिर बाद में ये आएगा। इसका मतलब सबसे आगे A आएगा, फिर C आएगा, फिर B आ जाएगा। थर्ड वाले में जो चीज़ें दी गई हैं उससे आपने स्ट्रक्चर बना लिया होगा। नहीं बना पा रहे हैं तो मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। हमें यहाँ पे क्या करना है? ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन की एक चेन बनानी है और इस पर ब्रोमीन लगा देना है। और इसकी बात करें तो हमें प्रोपेन मतलब क्या करना है? 3 कार्बन लगाना है। दूसरे वाले पर डाई मिथाइल लिखा गया है, मतलब हमें 2 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं और इस कार्बन पर एक ब्रोमीन लगाना है। यहाँ पर बोला जा रहा है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब क्या हुआ? 4 कार्बन, दूसरे पर क्या लगा दो? 1 मिथाइल, और पहले वाले पर क्या लगा दो? ब्रोमीन। यहाँ पर हमें ब्यूटेन बनाना मतलब 4 कार्बन की एक चेन बनानी है, और तीसरे नंबर के कार्बन पर मान लो ये तीसरा हो जाए तो ये मिथाइल हो जाएगा, तो पहला यहाँ से ब्रोमीन से शुरुआत होगी। तो देखिए 1 2 3, तो मतलब 3 पर मिथाइल है, 1 पर ब्रोमो है, इसका मतलब जो अभी मैंने बनाया वो सही स्ट्रक्चर है। अब हमें इस थर्ड के अंदर आने वाले चारों स्ट्रक्चर पता चल चुके हैं, तो हमें अब बताना है कि यहाँ पर SN2 ऑर्डर क्या होगा। ये वाला कार्बन कैसा है? 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इससे सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कैसा है? ये भी 1 डिग्री कार्बन है, लेकिन इसके बगल में देखो इतनी बड़ी क्राउडिंग आकर के लगी हुई है। इस वाले कार्बन पे देखो ये भी 1 डिग्री कार्बन है, इसके पीछे देखो थोड़ा सा छोटा विद रिस्पेक्ट टू इसके यहाँ पे क्राउडिंग है। देखो ये कार्बन भी कैसा है? 1 डिग्री कार्बन है, लेकिन यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन पे ज़्यादा क्राउडिंग नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर सारे कार्बन कैसे हैं? 1 डिग्री कार्बन है, जहाँ पर ब्रोमीन जुड़े हुए हैं। तो जवाब किससे देना है? बगल वाले कार्बन पर जितनी भीड़ प्रेजेंट है उससे हमें देना है। देखो भाई बी वाले केस में सबसे ज़्यादा भीड़ दिख रही है, क्योंकि इस कार्बन के बगल में जो कार्बन है उस पर 3 CH3 लगे हैं, इसका मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। और इसके बाद कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर, क्योंकि इस पर 2 कार्बन लगे हुए हैं। सबसे कम भीड़ आपको यहाँ दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और केवल 1 कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर देखो एक कार्बन तो है, इसके आगे जाकर के 2 कार्बन प्रेजेंट है, इसका मतलब सबसे कम भीड़ कहाँ पर? ए पर। इस वजह से रिएक्टिविटी सबसे अच्छी यहीं पर होगी, और सबसे खराब किसकी होगी? बी वाले की होगी। बाकी सीक्वेंस में आप इसको फिट कर सकते हो कि देखो भैया ए आगे आएगा, इसके बाद ये डी वाला आएगा, इसके बाद सी आएगा, और इसके बाद क्या आएगा? बी आएगा। अब हम 17th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि आउट ऑफ C6H5CH2Cl एंड C6H5CHCl C6H5 which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH। ध्यान देना, कभी भी अगर इस तरीके से हाइड्रोलाइज्ड बाई एक्वस KOH आता है तो एक्वस दे करके आपके खोपड़ी में आना चाहिए कि ये एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर यहाँ पर पोलर प्रोटिक आपके दिमाग में आता है मतलब यहाँ पर SN1 रिएक्शन करवाना है। क्या कराना है? SN1 रिएक्शन करवाना है। कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कि ये वाला जल्दी SN1 देगा या ये वाला जल्दी SN1 देगा। तो देखो भाई इसका शकल ये बन जाएगा, क्योंकि ये लिखा क्या है? C6H5 मतलब ये बेंजीन हो गया, उसके आगे CH2 और आगे क्लोरीन लगा दिया गया। इस वाले में 2 बेंजीन कनेक्टेड है एक कार्बन से, जिस पर एक हाइड्रोजन है और उसी पर एक क्लोरीन दिया हुआ है। अब हमें ये बताना है कि ये वाला SN1 के अंदर ज़्यादा रिएक्टिव है या ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर ये हमारा रिएक्टेंट है और ये SN1 रिएक्शन करने जाएगा एक्वस KOH में, तो होगा क्या? यहाँ से Cl निकल जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्लोराइड आयन निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये वाला कार्बोकैटायन मिल जाएगा। जब ये रिएक्टेंट रिएक्शन करने जाएगा तो इस कार्बन पे हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो इस तरीके से हमें ये वाला कार्बोकैटायन मिल जाएगा। तो आपको पता करना है ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है या ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। देखो भैया यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है उसको तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट मिलेगा, किससे? बेंजीन के इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा इस तरीके से, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन दे करके इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम आएंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ इस कार्बन से सिर्फ एक बेंजीन जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन से 2 बेंजीन जुड़े हुए हैं। चलो पहले इस बेंजीन को कंसीडर करते हैं। अगर ये बेंजीन इधर इलेक्ट्रॉन भेजेगा इस कार्बन के पास, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, और जब कार्बन न्यूट्रल होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा।
होगा। अभी तो इस बेंजीन ने सपोर्ट दिखाया, सेम सपोर्ट इस बेंजीन से उसको मिलेगा। तो इस तरीके से दो बेंजीन क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देंगे, तो यहाँ पर कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी डेंसिटी घट जाएगी, और कहीं भी किसी सिस्टम के अंदर उसकी चार्ज डेंसिटी घटती है तो वो क्या हो जाती है, ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। इस वजह से ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। अब ये कार्बोकैटायन अगर स्टेबल है तो सॉल्वेंट में कुछ टाइम तक रहेगा, टाइम तक रहेगा तो इस पर वाटर मॉलिक्यूल आसानी से अटैक कर सकता है और ये आराम से हाइड्रोलाइज कराया जा सकता है। इस वजह से हम ये बोलेंगे कि जो हमारा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है वो जो है जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो चलिए पढ़ करके देख लेते हैं। लिखा है कि सिंस दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन दिस वन, देयरफॉर दिस गेट्स हाइड्रोलाइज्ड मोर इजीली देन दिस वन। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर आपको यहाँ पर सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, आप उसी को इजीली हाइड्रोलाइज करा सकते हो जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन आपको दे रहा होगा। अब 18th क्वेश्चन पे आते हैं जहां पर लिखा है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी देन दोज ऑफ पैरा एंड मेटा आइसोमर्स। कहने का पहले मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये बेंजीन है, उस पर हमने 2 क्लोरीन लगा दिया, एक यहाँ, तो ये पैरा बन जाएगा। अगर ऑर्थो की बात करें तो क्या करेंगे, एक क्लोरीन यहाँ लगाएंगे और एक क्लोरीन यहाँ लगाएंगे। अगर मेटा की बात करेंगे तो एक क्लोरीन कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर, तो दूसरा क्लोरीन यहाँ पर लगाएंगे। अब आपसे कहा यह जा रहा है कि जो हमारा पैरा वाला है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा आता है, सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा आता है। इसको हमें एक्सप्लेन करके बताना है। अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, इसका यह मतलब हुआ कि उसका जो क्रिस्टल लैटिस है वो बहुत मजबूत है, उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, इस वजह से उसको मेल्ट कराना कठिन है। और यही चीज़ हमें देखने को मिलती है पैरा आइसोमर में। समझाता हूँ कैसे। बेंजीन को मान लो एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक क्लोरीन इधर लगा, एक क्लोरीन इधर लगा है। अगर मैं ऑर्थो पोजीशन को लूँ तो एक मान लो क्लोरीन यहाँ लगा तो दूसरा वाला यहाँ लगा है। अब यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे पैरा आइसोमर को इस तरीके से ला करके एक दूसरे के साथ सेट किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ऑर्थो आइसोमर्स को आप ऐसे नहीं कर पाओगे क्योंकि ये आपस में क्या होंगे, टकराने लग जाएंगे। इस वजह से इन दोनों के बीच में कुछ गैप बन जाएगा। अगर गैप बन जाएगा तो ये वाला जो लैटिस होगा वो ज़्यादा मजबूत नहीं होगा, लेकिन ये वाला लैटिस ज़्यादा मजबूत होगा क्योंकि ये चीज़ें क्या है, सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल चीज़ों को एक दूसरे पर अरेंज करके रखना आसान होता है। अरे यार सिंपल सी बात समझो, अगर तुमसे बोला जाए कि बैग पैक कर लो तो तुम क्या करोगे, कपड़े उठाते हो, धड़ाधड़ इसमें भर डालते हो, तो वो तुम सिमेट्रिकल तो भरते नहीं। लेकिन वहीं पे हमारी मम्मी जब सिमेट्रिकली उसको भरती हैं तो उसी बैग में हमारे बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। तो साफ मतलब भैया सिमेट्रिकल फिटिंग रखने पर हमारा जो लैटिस होगा वो मजबूत होगा। तो चलिए पढ़ करके समझा देता हूं। लिखा है कि द पैरा आइसोमर बीइंग मोर सिमेट्रिकल फिट्स क्लोजली इन द क्रिस्टल लैटिस एंड दस हैज द स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स देन ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर सिंस ड्यूरिंग मेल्टिंग और डिसोल्यूशन द क्रिस्टल लैटिस ब्रेक्स देयरफॉर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू मेल्ट और डिसॉल्व द पैरा आइसोमर देन द करस्पॉन्डिंग ऑर्थो पैरा आइसोमर्स। वही कहानी है, आपको वही समझाया जा रहा है कि भैया जहां पे फिटिंग ज्यादा अच्छी होगी, एक दूसरे के साथ लोग रह सकते हैं, वहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो उसको तोड़ना कठिन होगा, इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगी। चलिए बात है 19th क्वेश्चन पे। ये 19th क्वेश्चन पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें देखिए टोटल 20 कन्वर्जन आपको करने हैं और ये आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं, आपके बोर्ड में डायरेक्टली दिखेंगे ये चीज़ें, ठीक है। क्या लिखा है कि हाउ द कन्वर्जन्स कैन बी कैरीड आउट। पहला लिखा हुआ है प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोपीन से हमें क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। तो देखिए ये क्या लिखा गया है, ये प्रोपीन लिखा गया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इस पर HBr परऑक्साइड लगा दिया जाए तो ब्रोमीन किधर की तरफ जाएगा, उस साइड जाएगा जहां पर हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाना होता है और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट में हाइड्रोजन उस साइड जाता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन नंबर कम होते हैं। इस वजह से देखो इस वाले पर हाइड्रोजन आ जाता है और इस वाले पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन आगे एक्वस KOH विद हीट कर दिया जाए तो यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा, वो H नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा और ब्रोमीन को भगा देगा। अगर ब्रोमीन यहाँ से निकल जाए और इस पर OH लग जाए तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH, मतलब प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इथेनॉल से हमें क्या बनाना है, ब्यूट 1 आइन बनाना है। इथेनॉल से क्या बनाना, ब्यूट, मतलब इथेनॉल में कितने कार्बन है, 2, और यहाँ पर ब्यूट में कितने कार्बन, 4। इसका मतलब हमें यहाँ पर 2
2 कार्बन ला करके जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 2 कार्बन कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर हम इथेनॉल ले लेते हैं और इथेनॉल की रिएक्शन करवा देते हैं रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन और हीट के साथ, तो OH हट जाएगा, उसके जगह पे आयोडीन आ जाएगा। और दूसरा ले लेते हैं मान लीजिए एसिटिलीन, एसिटिलीन की रिएक्शन करवाते हैं लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में सोडामाइड के साथ, तो यहाँ का हाइड्रोजन हट जाएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा Na+ आ जाएगा। फिर हम इन दोनों की रिएक्शन करवा देंगे, मतलब एक ही बीकर में इसको भी ले लेंगे इसको भी ले लेंगे, तो होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे आयोडीन के ऊपर। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, इस ट्रिपल बॉन्ड से आगे एक CH2 और CH3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने इथेनॉल लिया और उसे क्या बना दिया, ब्यूट-1 आइन बना दिया। अब हम थर्ड देखते हैं, जहां पर लिखा है कि 1 ब्रोमो प्रोपेन से हमें क्या बनाना है, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। यहाँ पर प्रोपेन लिखा गया, इसका मतलब ये कि हमें 3 कार्बन और उस पर क्या लगाना है, ब्रोमीन लगा देना है पहले वाले कार्बन पर। उसकी रिएक्शन अगर हम एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएं तो यहाँ का H और यहाँ का Br आप हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन अगर HBr के साथ करा दी जाए तो हमें क्या फॉलो करना होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें हाइड्रोजन उस जगह पे लगाना पड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन नंबर ज़्यादा होंगे। इस वजह से हमने देखिए हाइड्रोजन कहाँ पे लगा दिया, इस वाले कार्बन पे जहाँ पहले से हाइड्रोजन 2 थे। और ब्रोमीन को हम क्या करेंगे, इस कार्बन से जोड़ देंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरीके से हमें ये क्या मिल गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन मिल गया। नेक्स्ट में देखिए क्या करना है, टोलुइन से बेंजाइल एल्कोहल बनाना है। ये चीज मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। यहाँ पर टोलुइन दिया जा रहा है, उसकी रिएक्शन अगर Cl2 विद HNO या हीट कर दिया जाए तो यहाँ का आपको एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगाना होता है। और इसकी रिएक्शन अगर एक्वस KOH के साथ की जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, OH नेगेटिव, और यही OH नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर जंप कर जाएंगे, क्लोरीन के ऊपर जंप कर जाएंगे। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, बेंजीन पर CH2OH मिल जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल एल्कोहल बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर लिखा है कि हमें बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है। तो भैया पहले 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन होता क्या है, तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना करके देख लेते हैं कि ये क्या होता है। भैया नाइट्रोबेंजीन क्या होगा, बेंजीन पर एक नाइट्रो ग्रुप लगा होगा, मतलब ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। अगर इस नाइट्रो ग्रुप के 4th पोजीशन पर ब्रोमीन लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, जो कि ये है। यहाँ पर हम इनिशियली क्या ले रहे हैं, एक बेंजीन ले रहे हैं। इसकी रिएक्शन हम FeBr3 और Br2 के साथ करवाएंगे तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा करके हमें क्या लगाना पड़ेगा, ब्रोमीन लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें ब्रोमो बेंजीन मिल जाएगा। और इस ब्रोमो बेंजीन की रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ कराएं तब जाकर के यहाँ पर NO2 ग्रुप कहाँ पर मिलेगा, इसके पैरा पोजीशन पर मिलेगा। तो ब्रोमीन के पैरा पोजीशन पे हमें क्या मिल जाएगा, NO2 ग्रुप मिल जाएगा और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो पैरा आइसोमर होता है वो ज़्यादा बनता है। 6th क्वेश्चन में लिखा है कि आपको बेंजाइल एल्कोहल से 2 फेनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। पहले आप इथेनोइक एसिड लिखिए, क्या बनेगा, देखिए इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर ये 1 है और ये 2 है तो 2 पर हमें क्या लगाना है, फेनाइल लगाना है। इसका मतलब क्या करना है, यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, उसकी जगह पर आप बेंजीन लगा लीजिए। इसी को क्या बोलेंगे, 2 फेनाइल इथेनोइक एसिड बोलेंगे। अब आपको बेंजाइल एल्कोहल से ये बनाना है तो कैसे बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं। अगर बेंजाइल एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवा दिया जाए तो यहाँ से OH हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अगर हमारा रिएक्टेंट ये है और इसके ऊपर हमने KCN रिएक्शन करवाया तो K+ एंड CN नेगेटिव होगा, कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज होगा उस कार्बन पर अटैक कर जाएगा और यहाँ का Cl निकल के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें बेंजीन पर CH2 और CN मिल जाएगा। और इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा दें तो यहाँ पर क्या होगा, सारे बॉन्ड टूट जाएंगे और इस कार्बन पर डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। अब आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, कार्बन और कार्बन के बीच में जो आपको यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहा है ना, इन तीनों बॉन्ड को पूरी तरह से तोड़ दीजिए। अगर आप तोड़ेंगे तो इस साइड हमें कितने OH लिखने होंगे, 3 OH। क्यों 3 OH लिखने होंगे, क्योंकि हमने 3 बॉन्ड तोड़े हैं। अगर आप इधर 3 OH लिखोगे तो आप यहाँ पर 3 H+ लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 3 H+ लिखा, यहाँ पर एक्चुअली OH नेगेटिव रहता है। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, ध्यान देना, देखना हमें क्या मिलेगा, कार्बन पर क्या मिलेगा, 3 OH ग्रुप मिल जाएगा। फिर 2 OH ग्रुप एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या बना देंगे, C डबल बॉन्ड O बना देंगे और एक OH पहले से प्रेजेंट था। तो इस तरीके से हमें C डबल OH मिल जाता है अगर हम C ट्रिपल बॉन्ड N का हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बेंजाइल एल्कोहल लिया और फाइनली हमने क्या बना दिया, 2 फेनाइल इथेनोइक एसिड बना दिया। 7th क्वेश्चन में लिखा कि आपको इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। बहुत ही आसान है, देख लेते हैं। यहाँ पर इथेनॉल दिया गया, उसकी रिएक्शन अगर SOCl2 के साथ कराएंगे तो OH की जगह पर क्लोरीन आ जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, KCN के साथ। फिर क्या होगा, CN नेगेटिव होगा, ये कार्बन का नेगेटिव इस पर अटैक करेगा और क्लोरीन निकल के बाहर। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2, आगे CN मिलेगा और इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं
यहाँ पर लिखा है कि आपको एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। एनिलीन क्या होता है भैया, बेंजीन पर NH2 लगा दो, इसी को एनिलीन बोलते हैं। अगर इसकी रिएक्शन NaNO2HCl के साथ करा दी जाए, इसका मतलब डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन करवा दिया जाए, तो इस डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन जाएगा। मतलब ये क्या मिल गया हमें, डाई एजोनियम सॉल्ट मिल गया। अब इस डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर हम CuCl के साथ करवा दें, मतलब यहाँ पर सेंडमेयर रिएक्शन करवा दें, तो हमें इस N2 की जगह पर क्या मिल जाता है, Cl मिल जाता है, और यहाँ से N2 गैस रिलीज होकर के बाहर आ जाती है। यहाँ पर आपको याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमें यहाँ पर बस इतना देखना होता है कि यहाँ का नेगेटिव चार्ज कौन सा है, तो यहाँ पे निकल के आएगा Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से N2 को रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। तो इस तरीके से हमें बेंजीन पर क्लोरीन मिल जाता है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर लिखा है कि 2-क्लोरोब्यूटेन से हमें 2,4-डाइमेथाइल हेक्सेन बनाना है। अगर आप 2,4-डाइमेथाइल हेक्सेन बनाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको देख के समझ में ये आता है कि लगता है इसके 2 यूनिट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या कराना चाहिए, वुड्स रिएक्शन करवाना चाहिए। अगर हमें वुड्स रिएक्शन करवाना, देखो कैसे कराएंगे, हमें यहाँ पर 4 कार्बन दिए जाएंगे, 4 कार्बन पे यहाँ पर भी क्या होगा, क्लोरीन होगा। तो यहाँ से भी आप क्लोरीन हटाइए और यहाँ से भी आप क्लोरीन हटाइए और इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, देखिए यही मिल जाएगा। अगर हम इस पर वुड्स रिएक्शन करवा देंगे तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब हमें 2,4-डाइमेथाइल हेक्सेन मिल जाएगा। आई होप इसका नॉमेनक्लेचर आप कर ले जाएंगे। अगर हम पर काउंटिंग करो 1 से लेकर के 6 तक, तो आपको 4 पर क्या मिलेगा, मिथाइल मिलेगा, और 3 पर भी एक मिथाइल मिलेगा। तो इस वजह से हमने क्या लिखा है, 2,4-डाइमेथाइल हेक्सेन लिखा है। अब 10th देख लेते हैं, क्या लिखा है कि 2-मेथाइल प्रोपीन लिखा है। तो 2-मेथाइल प्रोपीन में प्रोप लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्रोपीन लिखा है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको प्रोपीन बनाना है और उसके 2 पोजीशन पर आपको मिथाइल लगा देना, मतलब CH3 लगा देना है। अगर हम इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाएंगे तो हमारा H+ कहाँ जाना चाहेगा, इस साइड जाना चाहेगा, और HCl कहाँ जाना चाहेगा, इस साइड। तो देखिए यही हमें प्रोडक्ट में भी मिल जाता है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, 2-क्लोरो-2-मेथाइल प्रोपेन बोलेंगे। काउंटिंग करके आप यहाँ पे देख सकते हो, मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 पर हमें क्या मिल रहा है, क्लोरो मिल रहा है और मेथाइल मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पे लिखा जाएगा 2-क्लोरो-2-मेथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट देख लेते हैं, जहाँ पर लिखा है इथाइल क्लोराइड, हमें क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। ये तो बहुत ही आसान है भैया, यहाँ पे क्या लेना है, Cl नेगेटिव, यहाँ पे अटैक कराओ, Cl बाहर, इसके बाद हमें ये मिल जाएगा, और इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, COOH मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड बना दिया। अब ये 12 वाला देख लेते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्यूट-1-ईन से हमें N-ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है। तो ब्यूट-1-ईन क्या होता है, ये होगा जहाँ पे 4 कार्बन हो गए और पहले वाले कार्बन पर ही आपको डबल बॉन्ड दिया जाए। अगर इसकी रिएक्शन HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कराया जाए, मतलब यहाँ पर अगर एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करा दिया जाए, तो आपको हाइड्रोजन कहाँ लगाना होगा, उस कार्बन पे लगाना होगा जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे, और ब्रोमीन वहाँ लगाना होगा जहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से हमें ये मिल जाता है। और अगर इसके आगे हम फिंकलस्टीन रिएक्शन करवा दें, मतलब सोडियम आयोडाइड विद एसीटोन ले लें, तो आयोडाइड जो है इस पर अटैक करेगा और ब्रोमीन यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा और इस कार्बन से आयोडीन जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमें N-ब्यूटाइल आयोडाइड मिल जाएगा। अब हम 13th देख लेते हैं, जहाँ पर लिखा है कि 2-क्लोरोप्रोपेन से हमें 1-प्रोपेनॉल बनाना है। तो पहले हम क्या लेंगे, ये 2-क्लोरोप्रोपेनोन बना लेते हैं। तो 3 कार्बन, उसके कार्बन नंबर 2 पर हमने क्लोरीन लगा दिया। अगर इसकी रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएं और वहाँ पर हीट कर दें, तो वहाँ पर HCl निकल के बाहर आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और इसकी रिएक्शन हम HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कराएं, तो हमारा जो ब्रोमीन होगा वो किनारे की तरफ आ जाएगा और हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा। तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। अब देखो भैया, हमें 1-प्रोपेनॉल बनाना था, मतलब 1 पे ऑल आना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि इस ब्रोमीन की जगह पर क्या आना चाहिए, OH आना चाहिए। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक्वस KOH, और एक्वस रहेगा तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, OH नेगेटिव। वो क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से ब्रोमीन निकल के बाहर आ जाएगा। और अगर यहाँ से ब्रोमीन निकल के बाहर आता है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये क्या मिल जाएगा, 1-प्रोपेनॉल मिल जाएगा। इसमें लिखा जा रहा है कि आपको आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से आइडोफॉर्म बनाना है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल पहले बनाना सीखो। आइसो जब शब्द आता है तो आपको ऐसे V बनाना पड़ता है और कार्बन नंबर 2 से आपको यहाँ पर क्या लगाना, अपना ग्रुप लगाना। अगर एल्कोहल बोला जा रहा है तो उस पर OH लगा दीजिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बोलेंगे। अब जो हमारे पास ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, अगर इसकी रिएक्शन I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH करा दिया जाए, तो जो ये किनारे वाला CH3 होता है वो किस फॉर्म में चला जाएगा, CHI3 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट बना देगा। और ये जो बचा हुआ इतना पार्ट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको सोडियम एसीटेट मिलेगा क्योंकि आपने NaOH यूज किया हुआ है। इसके लिए आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन और आइडोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म पता होनी चाहिए।
चाहिए, चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप इस कन्वर्जन को करा पाएंगे। थोड़ा सा मैं हिंट यहाँ पर दे देता हूँ। आपको इनिशियली अल्कोहल दिया गया है, अगर अल्कोहल के आगे आपको I2 विद NaOH दिया जाएगा तो ये अल्कोहल अपने आप ऑक्सीडाइज होकर के किस में चला जाएगा, कीटोन में चला जाएगा। और आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कहीं पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, मतलब कि ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये जो कार्बन होता है वो जो है CHI3 का प्रेसिपिटेट बना लेता है, और ये बचा हुआ जो पार्ट होता है, ये बचा हुआ पार्ट एसिड का हिस्सा बन जाता है। अब हम 15th क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर लिखा है कि क्लोरोबेंजीन से आपको पैरानाइट्रोफिनॉल बनाना है। ये हमारा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन दिया गया। अगर इसकी रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कराएंगे तो हमें इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, NO2 पॉजिटिव मिलेगा। और जो हमारा ये क्लोरीन होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये NO2 को कहाँ भेजेगा, ऑर्थो पोजिशन पे भी भेजेगा और पैरा पोजिशन पे भेजेगा। मतलब हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो जो बना रखा है, दूसरा वाला ये बनेगा। लेकिन ये वाला बहुत ही कम बनने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो प्रोडक्ट हमेशा कम बनते हैं, हमारे पास हमेशा पैरा प्रोडक्ट ही ज़्यादा बनता है। तो इस पैरा प्रोडक्ट जो ज़्यादा बनता है उसके आगे हम इसको रिएक्शन करवा देते हैं विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट, फिर बाद में हम HCl डाल देते हैं, तो हमें इस Cl की जगह पर क्या मिल जाता है, OH मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि आपके पास 2 ब्रोमोप्रोपेन है, उससे आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। बहुत ही आसान, आप क्या करिए, अल्कोहलिक KOH डालिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाए। जैसे डबल बॉन्ड बने उसमें क्या करिए, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड डालिए, तुरंत ही आपका ब्रोमीन कहाँ आ जाएगा, किनारे वाले साइड पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराना होता है, तो आपका H यहाँ पे आएगा, तो ब्रोमीन कहाँ आएगा, यहाँ वाले पर आ जाएगा। नेक्स्ट में क्लोरोईथेन से हमें ब्यूटेन बनाना है। देखो भैया, ईथेन बोला जा रहा है मतलब 2 कार्बन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, इसका मतलब हमें क्या करना है, डबल करना है। तो कहीं ना कहीं से हमें यहाँ पर किसका लोचा दिख रहा है, वुड्स रिएक्शन का लोचा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम क्लोरोईथेन लेंगे, उसके सामने हम सोडियम विद ड्राई ईथर ले लें, तो इस तरीके से हमारे पास 2 यूनिट होंगे और दोनों यूनिट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्यूटेन मिल जाएगा। नेक्स्ट में हमें बेंजीन से डाइफिनाइल बनाना है। इसकी चर्चा हमने ऊपर कर लिया, तो आप ऊपर जाकर के देख भी सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो तुरंत देख लीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पर FeBr3 विद Br2 क्या करना होगा, यहाँ का हाइड्रोजन हटा के उसके जगह पे ब्रोमीन लगाना है। यहाँ से अगले रिएक्शन में आपको वुड्स फिटिक रिएक्शन करानी है, मतलब सोडियम ड्राई ईथर लाके डाल देना है, 2 बेंजीन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब आते हैं 19th क्वेश्चन पे, जो कि लिखा है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। इससे हमें क्या बनाना है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का क्या मतलब हुआ कि एक कार्बन है जिस पर 3 CH3 लगे हुए हैं, उसी पर ब्रोमीन लगा दिया गया। अगर उसकी रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो एक इसका H और ये Br क्या होगा, हट जाएगा, उसी जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर हम इसकी रिएक्शन HBr पेरोक्साइड के साथ कराएंगे तो आपका ब्रोमीन क्या होगा, इस वाले साइड पर आकर के लग जाएगा। तो जो ये चीज बनती है हम उसको आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे बोल रहे हैं वो समझा देता हूं। देखो भैया, आइसोब्यूटाइल शब्द यूज किया गया है, तो आपको क्या करना है, आइसोब्यूटाइल में इस तरह से Y बना देना है और किनारे वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे ब्रोमीन लगा देना है, तो ये क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ये रिएक्शन आपको अगले चैप्टर्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी आप देख लीजिए क्या लिखा है, यहाँ पर आपको एनिलीन से क्या बनाना है, फेनाइल आइसोसाइनाइड बनाना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म विद NaOH। इस चीज को रट्टा मार लीजिए, अभी आगे चल के ये समझाया भी जाएगा। तो क्या होगा भैया, क्लोरोफॉर्म और क्या ले लें, NaOH ले लें, किसके साथ, एनिलीन के साथ, तो हमें क्या मिल जाता है, फेनाइल आइसोसाइनाइड मिल जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो कि लिखा गया है, द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स विद एक्वस KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स, बट द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH एल्कीन्स आर द मेजर प्रोडक्ट, एक्सप्लेन व्हाई। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपके पास एल्काइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन अगर एक्वस KOH के साथ कराई जाए तो हमें यहाँ पर एल्कोहल मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करवा दे तो हमें यहाँ पर एल्कीन मिलता है, ऐसा क्यों? तो चलिए उसका जवाब ढूंढते हैं। पहले मैं एल्कीन के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए हम ये सोचते हैं कि भैया देखो, हमारे पास KOH था, उसको हमने किस में डाल दिया है, एल्कोहल के अंदर डाल दिया। तो एल्कोहल और KOH एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके क्या करेंगे, देखो भैया यहाँ पे H+ का फॉर्म है, यहाँ पे OH नेगेटिव, ये दोनों गठबंधन करके वाटर अलग हो जाएंगे, क्या बनेगा, RO नेगेटिव K+ बनेगा। होता क्या है कि जो आपका ये RO नेगेटिव होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर कहने का मतलब ये है कि उसको हमेशा H+ के साथ मोहब्बत होगी, वो चाहेगा कि उसको H+ मिल जाए, उसकी तड़प H+ के लिए ज़्यादा है। तो यहाँ जो ये बेस होता है वो क्या करता है, इस एल्काइल क्लोराइड से H+ खींचने की कोशिश करता है। तो देखिए यहाँ पे RO नेगेटिव क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेज रहा है H+ के पास, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अगर यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ से कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड वीक हो जाएगा और निकल के वो बाहर आ जाएगा। इसका मतलब हमने कुल मिला के क्या किया, यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा दिया। अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा होगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है।
है। तो इसका कोर पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो RO नेगेटिव बनता है अल्कोहलिक KOH के अंदर, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है, उसको H+ की बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, इस वजह से वो यहाँ से H+ को खींच करके लेके बाहर आ जाता है। जो हमारे अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन होती है एलिमिनेशन वाली, ये एक्चुअली हीट के प्रेजेंस में होती है, जबकि इस वाले रिएक्शन में जहाँ पर हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कराते हैं यहाँ पर हीट की जरूरत नहीं पड़ती है। हम बात करेंगे भैया अगर हमने एक्वस KOH ले लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा भैया। देखो होता क्या है, आपने पानी लिया उसमें हमने KOH डाल दिया, तो KOH क्या करेगा, अपने आप को तोड़ेगा, K+ एंड OH नेगेटिव। तो हमारे पास OH नेगेटिव जो होता है वो बहुत ही अच्छा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो OH नेगेटिव मिलता है वो क्या करता है, उस वाले कार्बन पर अटैक कर देता है जहाँ पर क्लोरीन लगा होता है। अब आप सोच सकते हो कि सर ये OH नेगेटिव भी हाइड्रोजन तो खींच सकता था। हाँ हाइड्रोजन खींच सकता था, लेकिन उससे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट एल्कीन वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट किसका मिलेगा, जब ये पीछे से अटैक करेगा तो हमें एल्कोहल वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि एक्वस KOH के साथ सिर्फ एल्कोहल मिलता है, एल्कीन भी मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। यहाँ पर एल्कोहल मेजर प्रोडक्ट मिलता है, जबकि इस वाले कंडीशन में हमेशा एल्कीन बहुत ज़्यादा मिलता है। ये जो कहानी लिखी गई है इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बाद में पढ़िएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लिखा वही कहानी गया है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, देखो थोड़ा सा भीषण लिखा गया है, लेकिन हम पढ़ करके पहले समझेंगे फिर इनका सोल्यूशन बनाएंगे। देखिए क्या लिखा है कि हमारे पास एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमारे पास एक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br है, और इसी को हम कंपाउंड A बोल रहे हैं। reacted with alcoholic KOH to give compound B. Compound B is reacted with HBr to give compound C. और जो कंपाउंड C है वो A का ही आइसोमर है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये क्या है, एक आइसोमर ऑफ A है। फिर लिखा जा रहा है कि when A is reacted with sodium metal it gives compound D। तो इसका मतलब A रिएक्शन कर रहा है सोडियम के साथ, तो हमें क्या मिलता है, कंपाउंड D, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C8H18, which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium। अब इसकी बात अलग से करेंगे। ऊपर लिखा था कि N-butyl bromide के साथ सोडियम की रिएक्शन कराने पे पहले देखना है हमें क्या बनाते हैं हम। देखो भाई अगर ये क्या है, N-butyl bromide आगे सोडियम दिया, मतलब वुड्स रिएक्शन कराना है, तो 2 ब्यूटाइल ग्रुप हमें क्या करने, कनेक्ट करने। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो इस तरीके से हमें नॉर्मल ऑक्टेन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि हमारा जो कंपाउंड D है वो N ऑक्टेन नहीं है। फिर आगे बोला जा रहा है गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ए, राइट द इक्वेशंस फॉर ऑल द रिएक्शंस। आपको इसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है और सारी रिएक्शन को लिख करके बताना है। तो देखो भैया जो हमारा कंपाउंड ए था ना वो ये था, क्या था वो, C4H9Br। उसके 2 एल्काइल हैलाइड बनाए जा सकते हैं जब वो प्राइमरी बनाए जाएंगे, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। और अभी हमने पढ़ा कि इससे अगर रिएक्शन करवा करके जो हम ये बना रहे थे वो चीज़ हमें बनानी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो हमने ये वाला 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनाया है, ये एल्काइल हैलाइड हमारा कंपाउंड ए नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा कंपाउंड ए क्यों बोल रहा हूँ नहीं है, क्योंकि बोला क्या गया कि ये वाली चीज़ तो वहाँ पे बननी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हमारा रिएक्टेंट ही नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हमारा रिएक्टेंट होगा तो हमारा प्रोडक्ट यही आएगा। और इसके बारे में देखो ये लाइन लिखी भी गई है कि विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N-butyl bromide इज रिएक्टेड विद सोडियम। इसका मतलब ये कि हमारा भैया ये वाला तो कंपाउंड ए नहीं है। तो फिर हमारा कंपाउंड ए क्या है, तो जो दूसरा वाला हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है वो तो ये है। अगर इसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, ये कंपाउंड डी मिलेगा। सोडियम के साथ कैसे करवाया देखना भाई, ये देखिए यहाँ पर है, इतना पार्ट यहाँ पर, सोडियम के साथ करवाने पे क्या होता है, दोनों यूनिट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, तो इस तरीके से हमें कंपाउंड डी मिल जाएगा। अरे भैया अगर कंपाउंड ए ये है और उसकी रिएक्शन हमने सोडियम के साथ करवाई है तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला कंपाउंड डी मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि कंपाउंड ए जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है कंपाउंड डी मिल जाता है। और अब हमें पता है कि यही वाला कंपाउंड ए है, क्योंकि ये वाला तो है नहीं और हमारे पास पॉसिबल 2 ही थे, इस वजह से यही वाला कंपाउंड ए बन जाएगा। आगे इसकी रिएक्शन करवाई गई थी एल्कोहलिक KOH के साथ। अगर एल्कोहलिक KOH के साथ करवाओगे तो यहाँ का H और यहाँ का Br हट जाएगा, फिर दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें कंपाउंड B मिल जाएगा। और कंपाउंड B की रिएक्शन अगर हम HBr के साथ करवाएं तो यहाँ पर हमें मार्कोनी का ऑफ एडिशन करना है, जहाँ पर CH2 उसी साइड आपको हाइड्रोजन लगाना और दूसरे साइड पर ब्रोमीन लगाना है। तो इस तरीके से हमें कंपाउंड C भी यहाँ पे मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ यही तरीका हो सकता है कि आप उसको पहले इस तरीके से लिख लीजिए, तब इसमें आप दिमाग लगाएंगे तो अब जल्दी हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन भी जाएगा। हो सकता है आपके पेपर में डायरेक्टली ना आए, लेकिन यहाँ पर उसके कुछ पार्ट आ जरूर सकते हैं। अब इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है 22। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन दिस रिएक्ट्स विद दिस,
चलो भैया देख लेते हैं कि पहला क्या लिखा है कि एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। एन ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होता है, यहाँ पे आपको 4 कार्बन इस तरीके से कनेक्ट करना और एक कार्बन पर क्लोरीन लगा देना है। अगर इसकी रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो हमें यहाँ का हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, यहाँ का क्लोरीन, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल जाएगा, मतलब हमें ब्यूट 1 इन मिलेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ कि आपको ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करवानी है पहले मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हो। देखो भैया ये है ब्रोमोबेंजीन, अगर आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये वाला मैग्नीशियम जो है इस कार्बन और इस ब्रोमीन के बीच में घुस जाता है, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन पर मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन आ जाएगा। नेक्स्ट में हमें क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन वाटर के साथ करवानी है, मतलब हमें यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो ये रहा हमारा क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन हमने अगर इसके साथ करवा दिया तो इस Cl के जगह पे हमें क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा, मतलब क्लोरोबेंजीन से हमें यहाँ पे फिनॉल मिल जाता है। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि आपको इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है एक्वस KOH के साथ। ये भी बहुत ही आसान है, देख लीजिए ये है इथाइल क्लोराइड। अगर एक्वस KOH के साथ कराओगे तो एक्वस क्या देता है हमें, OH नेगेटिव, या अटैक करेगा और ये निकल के बाहर आ जाएगा, मतलब हमें इथाइल एल्कोहल मिलेगा। और फिफ्थ में बोला जा रहा है कि मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो भैया हमने यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड लिया हुआ और उसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ करवा दें तो ये सब कुछ निकल जाएगा और ये दोनों CH3 एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, यही तो हमारा वुड्स रिएक्शन है। इसके 6th पार्ट में ये बोला जा रहा है कि रिएक्शन करवाना है मिथाइल क्लोराइड का KCN के साथ। तो देखो भैया यहाँ पे होगा Cn नेगेटिव, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये निकल के बाहर आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब मिथाइल साइनाइड मिलेगा ये। तो इस तरीके से सॉल्यूशन यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। अपना फीडबैक देकर के जरूर जाइएगा।